हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, हम क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर को नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ रहे थे और हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर कर लिया है। आज के वीडियो में हम पार्ट 3 पढ़ेंगे और पार्ट 3 में हम इस चैप्टर को पूरा क्लोज कर देंगे। और अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं एक बार आप रिकॉल कर लीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा। आपने देखा कि किस तरह से जो है जो महात्मा गांधी है वो इंडिया में हमारे आए, ठीक है, अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। देन उन्होंने यहाँ पर आकर बहुत सारे मूवमेंट्स किए। आपने देखा कि उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किया, फिर वो जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया गया, बाद में बंद कर दिया महात्मा गांधी जी ने। क्यों? रीज़न क्या था? क्योंकि जो जलियांवाला इंसिडेंट हुआ था उनसे वो बहुत ही क्या हो चुके थे, दुखी हो गए थे। देन उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो आज की वीडियो में हम ये ही पढ़ेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या चीज़ें हैं, इन्होंने जो है इसमें क्या क्या चीज़ें की, और साथ ही हम जानेंगे कि लोगों ने जो है इस मूवमेंट को किस तरह से लिया। जैसे आपने देखा था अभी इसके प्रीवियस वीडियोस में कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लोगों ने किस तरह से सपोर्ट किया या किसने जो है इसका विरोध किया, ये सारी चीज़ें आपने देखी। और लोग जो है उसको किस तरीके से ले रहे थे, कुछ जो है इसका मतलब कुछ और निकाल रहे थे और कुछ उसका मतलब कुछ और निकाल रहे थे। सबके लिए अपने अलग अलग सेंस थे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ भी होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हमें सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पर टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, की ओर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो एक बार इसकी हिंदी से भी आप समझ सकते हैं कि ऐसा मूवमेंट, ऐसा आंदोलन जो कि मतलब क्या होगा कि सविनय यानी कि विनय से मतलब नम्रता के साथ होगा, लेकिन क्या होगा, ये एक तरह का मूवमेंट ही है। तो जैसा कि यहाँ पे क्या है, इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ओके, यहाँ पे जो NCM है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, महात्मा गांधी जी ने क्या किया, इसको जो है वापस लेने की वहाँ पर क्या डिक्लेरेशन कर दिया था। ही फेल्ट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ फील किया कि लोगों को जो है मूवमेंट के बारे में पहले हमें अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि ये जो मूवमेंट है वो क्यों हो रहा है। ये जितने भी सत्याग्रही हैं, जो भी सत्य की ओर आग्रह कर रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आप मूवमेंट कर रहे हैं वो किस वजह से हो रहा है, इसका क्या रीज़न है, ये चीज़ उनको बताना ज़रूरी है। तभी वो जो है मास स्ट्रगल के लिए रेडी होंगे, यानी कि जो सामूहिक स्ट्रगल होगा उसके लिए ये रेडी होंगे। तो देन यहाँ पर हमें पढ़ना है, यहाँ पे क्या है, स्वराज पार्टी के बारे में। तो स्वराज पार्टी क्या है कि विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस to provincial councils that had been set up by Government of India Act of 1919। अभी तक क्या था कि जितने भी लीडर्स थे, जितने भी नेता लोग थे, वो सभी क्या है, मास स्ट्रगल से पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं कि अब मास स्ट्रगल से कुछ नहीं होने वाला, अब जो है हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या सोचा, वो सोच रहे थे कि अब हमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। ओके, तो उन्होंने सोचा कि हमें जो है इलेक्शंस में क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी कुछ काम बनेगा यहाँ पे। तो अब उन्होंने क्या किया कि CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके यहाँ पर क्या है, स्वराज पार्टी को बनाया विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटीज, ठीक है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वराज पार्टी का जो फॉर्मेशन था वो किसने किया, तो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास जो है ये और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हुआ कि they felt that it was important to oppose British policies
ये जो CR दास हैं और जो मोतीलाल नेहरू हैं, इन्होंने ऐसा फील किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ को क्या करना है, हमें अपोज करना है। तभी यहाँ पर क्या होगा, उन्हें ये लगेगा कि जो है इंडियंस जो है उनके विरोध में है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हुआ, द आर्ग्यू फॉर reform and also demonstrate that these councils were not truly democratic। इन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की, ऐसा इन्होंने यहाँ पे तर्क दिया, लोगों से आर्ग किया, क्या कहा कि ये जो पार्टी है अंग्रेजों की, ये पूरी तरह से क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है लोगों को क्या है, डेमोक्रेटिक बनना है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। इन लोगों ने ऐसा ही लोगों से बताया कि इन्होंने ये जो स्वराज पार्टी जिन्होंने बनाई थी। तो अब यहाँ पे क्या है, बट जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस pressed for radical mass struggle, mass agitation and for full independence। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी विरोध है एक तरह का कि कांग्रेस में ही दो तरीके का क्या है, वहाँ पे थिंकिंग होने लगा। जैसे कि अभी CR दास और मोतीलाल नेहरू ऐसा सोच रहे हैं कि हमें जो है पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, तभी हम यहाँ पर जा कर के जो है ब्रिटिशर्स का क्या कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं। बट लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू हैं और यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका ये मानना है कि जो है अभी भी यहाँ पर जो है कि जो मास एजिटेशन है, यानी कि जो सामूहिक आंदोलन है, उसके थ्रू जो है हम अपने फुल इंडिपेंडेंस को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ऐसा इनका ये सोच है। ये जो है इनके प्रति बहुत ही उग्र हैं, मीन्स फुल इंडिपेंडेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, उग्र हैं। ये चाहते हैं कि हमें जो है किसी भी तरीके से यहाँ पर सामूहिक आंदोलन करके, हमें स्ट्रगल करके ही हम जो है यहाँ पे जो है अपनी इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं। इनका जो है पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी दो फैक्टर्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, 2 फैक्टर्स दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटीज़। इंडियन की पॉलिटीज़ को जो शेप दिया है वो 2 तरह के फैक्टर्स यहाँ पे बने हैं। फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे क्या है, पहला तो रीज़न यहाँ पे है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। देखिए लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर में अगर आप कहेंगे कि जो इंडियन पॉलिटीज़ है, ठीक है, पॉलिटिक्स को जो शेप देने के लिए फर्स्ट यहाँ पर रीज़न है कि जो एग्रीकल्चर जो एरियाज थे वहाँ पर क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगी। जैसे एग्रीकल्चर प्राइजेस बिगिन टू फॉल। ठीक है, एग्रीकल्चर्स के जितने भी प्राइजेस हैं वो गिरने लगे। लोगों को उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने उन्होंने जो है खेती करते समय लगाए थे। एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट डिक्लाइन। जितने भी एग्रीकल्चर्स के जो भी सामान थे वो क्या करने लगे, उनको डिक्लिनेशन होने लगा, मतलब उनको जो है लोगों ने खरीदने से ही मना कर दिया। उनके एक्सपोर्ट को क्या कर दिया गया, रोक लगा दी गई उनके एक्सपोर्ट पे। ठीक है, peasants found it difficult to sell their harvest crops and पे देयर रेवेन्यू। तो जो पीजेंट्स हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे किसान लोग हैं, उनको क्या होने लगी, डिफ़िकल्टी होने लगी यहाँ पर जो उनके क्रॉप्स हैं उनको बेचने में और अपने रेवेन्यू को पे करने में। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी लोगों को कि अब जब उनको जो है उस हिसाब से जब पैसे ही नहीं मिलेंगे, उनकी सेलिंग ही नहीं होगी, उनकी फसलों की बिक्री ही नहीं होगी, तो वो पैसे कैसे पे करेंगे, रेवेन्यू को कैसे पे करेंगे। तो जो वहाँ पर जो आय है, वहाँ पर रेवेन्यू है, वो पे कैसे किया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम फेस हुआ लोगों के बीच में। देन दूसरा रीज़न यहाँ पे क्या हुआ कि एक ब्रिटेन ने जो है अपनी तरफ से एक कमेटी बनाई लोगों को, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि आप जो है आपको एक अलग से आप पॉलिटिक्स में जो है जाना चाहते हैं तो आपको जो है कुछ वहाँ के अंदर के क्या क्या चेंजेस है उसे देखने ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी तरफ से सर जॉन साइमन को भेजा। ये कौन थे, ये जो थे सर जॉन साइमन जो थे, इन्होंने एक अपनी कमेटी बनाई थी और ब्रिटेन के थ्रू इनको भेजा गया था। तो फिर क्या हुआ कि इनका ये काम था कि इंडिया में आप जाइए और जाकर ये पता कीजिए कि वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, वहाँ का जो नियम है, वहाँ का जो संविधान है, उसमें क्या कमी है, क्या चेंजेस करने हैं और क्या उसमें ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो है आपको जाकर वहाँ देखनी है और एक रिपोर्ट बनाकर
हमें भेजना है, ऐसा ब्रिटेन ने जो है इनको बोला, वहाँ के लोगों ने, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इनको भेजा सर जॉन साइमन को। तो इट वॉज टू लुक इनटू फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस, ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको जो है चेंजेस जो भी इंडिया में आपको करने हैं, आपको लगता है कि क्या चेंजेस होना ज़रूरी है, वो चीज़ आप रिपोर्ट में बनाकर हमें दीजिए, ऐसा इनसे कहा गया सर जॉन साइमन को। लेकिन इस कमेटी की बहुत ही बड़ी एक डिसएडवांटेज थी, वो क्या थी कि इसमें एक भी इंडियंस नहीं थे। आप इंडिया की कमी तो देखने आए हैं, लेकिन इंडिया का एक भी पर्सन आपके कमेटी में नहीं है, तो आप कमी कैसे समझेंगे? जब तक इंडिया के लोगों से आप पूछेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वहाँ की कमियों को कैसे जानेंगे? तो the problem was that the commission did not have single Indian members, they were all British, ठीक है, यही एक प्रॉब्लम थी इस कमेटी की कि इसमें एक भी एक सिंगल इंडियन नहीं थे, सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। तो इसका यही एक रिजल्ट हुआ कि साइमन कमीशन आया, तो अब लोग जो है इसका क्या करेंगे, अपोज तो करेंगे ही, जाहिर सी बात है, उसका विरोध करेंगे ही। तो सभी ने ये यहाँ पे क्या कहा कि व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, ठीक है। लोगों ने इसी चीज़ से क्या किया, इसका विरोध किया कि साइमन तुम जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, गो बैक साइमन, ठीक है। एवरीवन वाज यूनाइटेड अगेंस्ट साइमन कमीशन, सभी लोग एकजुट हो गए साइमन कमीशन के लिए कि हमें जो है ऐसा कमीशन नहीं चाहिए जिसमें एक भी इंडियंस नहीं है। To avoid this problem, Viceroy Lord Irwin gave few offers to calm down Indian protesters, so stop national movements। यहाँ पर एक चीज़ हुआ कि इस तरह के विरोध को देख करके, इस तरह का जो अपोजिशन हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, साइमन तो वापस चला गया, तो वहाँ पर अपने एक दूसरे, मतलब कि वहाँ पर अपनी तरफ से एक दूसरे जो है कमीशन को भेजा, ठीक है, कमीशन नहीं है ये, एक वाइसरॉय है ये वहाँ पे। जैसे पहले क्या होता था, पहले जो है गवर्नर्स होते थे, देन वाइसरॉय होता था, फिर उसके बाद फिर से गवर्नर्स आने लगे। यहाँ पर वाइसरॉय जो है ये लॉर्ड इरविन थे, उनको भेजा गया। उन्होंने क्या किया, जो लॉर्ड इरविन है उन्होंने इंडियंस को कुछ ऑफर्स दिए। क्या ऑफर्स दिए? जिससे जो है ये इंडियंस जो है शांत हो जाएं और मूवमेंट्स को स्टॉप कर दें। तो ऑफर्स जानने से पहले यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोगों ने जो है साइमन का क्या किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया, ठीक है। ये तो शांतिपूर्ण से कर रहे हैं, कुछ लोगों ने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका अपोजिशन किया कि साइमन कमीशन तुम वापस चले जाओ। तो अब लॉर्ड इरविन आए, तो उनके साथ क्या हुआ, 1929 में ये आए थे, ठीक है। 28 में साइमन जो है आया था और 29 में लॉर्ड इरविन आए थे, जस्ट उसके एक साल बाद। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि और इरविन ने क्या किया, लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम जो है आप इंडियंस के लिए यहाँ पर एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कुछ ऑफ़र लेकर आए हैं। आप क्या कीजिए कि आप एक राउंड टेबल, जो राउंड टेबल होती है, उस कॉन्फ्रेंस में आप क्या करिए, पार्टिसिपेट कीजिए और अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसमें जा कर के बताइए, ठीक है, उस टेबल में। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉर्ड इरविन ने क्या अरेंज किया, अरेंज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, बट कांग्रेस लीडर वर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने क्या किया कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अरेंज किया और कहा कि आप अपने फ्यूचर में आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपको कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कैसा संविधान चाहिए, आप क्या रूल्स चाहते हैं, आपको क्या डिमांड है, ये सारी चीज़ें आप उसमें बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, कांग्रेस जो है इससे भी सेटिस्फाई नहीं थे। अब उनको जो है इससे भी जो है नहीं हमसे काम चलने वाला, ठीक है। आप ये टेबल वाला कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन हमको इससे जो है सेटिस्फेक्शन नहीं है, ऐसा कांग्रेस का मानना था। So, in December 1929, under the leadership of Jawaharlal Nehru, Lahore Congress session demanded पूर्ण स्वराज, मीन्स फुल गवर्नेंस। अब जो है लोगों को केवल स्वराज से काम नहीं चलेगा,
अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, अपने खुद की सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए हमें। अब आपके इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में केवल हमसे केवल कहा जा रहा है कि आप डिस्कस करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें आपका डिस्कशन नहीं चाहिए, हमें अपना पूर्ण स्वराज चाहिए, ऐसा मानना था जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। देन उन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर जो लाहौर के सेशन में जो है यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग तो की, डिमांड तो की, देन उन्होंने खुद को जो है एक तरह का इंडिपेंडेंट भी सेलिब्रेट किया। यहाँ पर जो है आपसे बोला जाए कि सबसे पहले जो है आपसे कहा जाए कि आखिर 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, मतलब ऐसा क्या रीज़न है। तो रीज़न यही है वहाँ पर कि जैसे क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1930, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को जो है सबसे पहले सेलिब्रेट हुआ था इंडिपेंडेंस डे। तो वही रीज़न है कि जो है लास्ट में जब हमारे इंडियंस का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, देन 1950 में 1950 में हमने फिर से अपना जो है 26 जनवरी को ही अपना जो है इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था, क्योंकि ये डेट जो है ऑलरेडी फिक्स थी, ठीक है, यही रीज़न है, क्योंकि इसके अलावा और भी डेट हो सकती थी। यहाँ पर 26 नवंबर में हमारा जो था कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, लेकिन उसको हमने एक्सेप्ट कब किया, 26 जनवरी को किया, ठीक है, बस यही रीज़न है कि 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि अब बहुत पहले ही 1930 में ही सेलिब्रेशन हो गया, किसने किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि हमें जो है फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन एक बात हुई कि ये जो है बहुत ही कम अटेंशन इनको मिला, जो मतलब जैसे इस चीज़ का जो फैलाव है बहुत दूर तक नहीं हो पाया, उनके अंदर ही सीमित रह गया, लिमिटेड रह गया, कि कुछ ही लोग जान पाए कि 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, 26 जनवरी को जो है हमने इंडिपेंडेंस डे को डिक्लेयर किया है, लेकिन इसका सेलिब्रेशन पूरी इंडिया में नहीं हो पाया, ठीक है। बट ऑल दिस डिड नॉट गेट मच अटेंशन। Then Gandhiji sent a letter to Viceroy Lord Irwin on 31st January 1930 and wrote 11 demands. देन यहाँ पर गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपने 11 डिमांड्स को रिप्रेजेंट किया वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के पास, कि अब हमको क्या है कि आप हमारी इन 11 डिमांड्स को पूरा कर दीजिए। इन 11 डिमांड्स में से सबसे मोस्ट डिमांड था यहाँ पर जो है सॉल्ट का जो टैक्स है। यहाँ पर क्या है, नमक में भी टैक्स लगता था। अब सोचिए, जो नमक इतना सस्ता है, जो सॉल्ट आप यूज़ करते हैं, उस पर भी अगर लोग टैक्स पे करने लगे तो क्या कैसे, क्योंकि जो सॉल्ट है वो जो है चाहे वो गरीब हो या अमीर सभी लोग यूज़ करते थे और अभी भी करते ही हैं, और अगर उस पर भी टैक्स लगने लगा, वो भी हाई रेंट पर लगने लगा, तो लोग जो है उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जबकि सॉल्ट जो है वो हमारे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, फ्री में मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि सी से जो है वो हम आसानी से गेट कर सकते हैं। तो अब सॉल्ट पे भी अगर टैक्स लगने लगेगा तो अब उसका जो है इसका विरोध किया गया। तो गांधी जी ने इन 11 डिमांड्स में से इनकी सबसे मोस्ट डिमांड था कि सॉल्ट का जो टैक्स है उसको क्या करना, अबॉलिश करना, ठीक है, उसको क्या करना, उस सॉल्ट के टैक्स को ख़त्म कर देना। तो यहाँ वन ऑफ द मोस्ट मेन डिमांड वॉज एबॉलिशिंग सॉल्ट टैक्स, ठीक है, मेन डिमांड इनकी यही थी उन 11 डिमांड्स में से। तो एवरीवन ईट्स सॉल्ट वेदर रिच और पुअर, ठीक है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर कोई सॉल्ट को क्या करता है, ईट करता है। गांधी जी हैड गिवन एन अल्टीमेटम टू लॉर्ड इरविन, गांधी जी ने जो है लॉर्ड इरविन से एक अल्टीमेटम दिया कि आप हमारी इस 11 डिमांड को पूरा कर दीजिए, अदरवाइज हम जो है यहाँ पर जो है अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो यहाँ पर यही हुआ दैट इफ़ देयर डिमांड्स डोंट गेट एक्सेप्टेड बाय 11 मार्च 1930, उन्होंने कहा कि आप जो है 11 मार्च तक हमारी इस डिमांड को पूरा कर दीजिए, अगर आपने 11 मार्च तक हमारी बातों को नहीं माना, अनसुना कर दिया, नहीं एक्सेप्ट किया, तो ही विल स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, यानी कि हम जो है आंदोलन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, लेकिन हम कैसे जो है नॉन वायलेंस के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो है वायलेंस को यूज़ करेंगे, नॉन वायलेंस के साथ ही करेंगे, लेकिन हम जो है आपकी बात नहीं मानेंगे।
फिर यही हुआ कि उसने डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया इरविन ने। देन यहाँ पे स्टार्ट हो गया CDM, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड, सो गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च। उन्होंने अपने सॉल्ट मार्च को स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर अब 11 मार्च को उनकी बात एक्सेप्ट नहीं की गई, 11 मार्च तक, तो उन्होंने बहुत वेट कर लिया। अब 12 मार्च से उन्होंने अपना जो है सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके बहुत सारे आपको पॉइंट्स हैं, बहुत लर्न करना आपको ज़रूरी है, एग्जाम में हो सकता है कि इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। देन 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल के बीच में 1930, ठीक है, 1930 12 मार्च 12 मार्च 1930 टू 6 अप्रैल 1930 के बीच में जो है ये सॉल्ट मार्च चला था। सोचिए इतने दिन गांधी जी जो है पैदल चले थे। यहाँ पर जो मार्च है, यानी जो यहाँ पर यात्रा है, वो स्टार्ट हुई थी कहाँ से, ये आप देख रहे हैं जो ग्रीन पॉइंट है यहाँ पर मैप में, साबरमती से लेकर के यहाँ पर डांडी तक, ठीक है। डांडी जो है ये जगह है यहाँ पर, ये साबरमती से लेकर डांडी तक, और ये जो है ये डांडी, ये जो एंडिंग पॉइंट है ये जाता है समुद्र की ओर, ठीक है, सी की साइड में। देन सी से ही हम क्या है सॉल्ट को अचीव करते हैं। तो अगर ग्राफ पे अगर आपको बनाने के लिए आ जाए कि जो यहाँ पर हमारी इंडिया में सॉल्ट मार्च किस जगह से स्टार्ट हुआ है, देन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये कॉर्नर वाला जो सेक्शन है, और यहाँ पर जो गुजरात वाला हिस्सा है, यहाँ पर साबरमती से लेकर के डांडी के बीच में जो भी सेक्शन है, ये पूरा एरिया जो है सॉल्ट मार्च में आता है, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया था, पैदल यात्रा की थी, नमक आंदोलन किया था, और वो पैदल चल के जो है नमक के पास पहुंच गए थे, यानी कि डांडी तक पहुंच गए थे। तो इसीलिए इसको जो है, इस मूवमेंट को जो है डांडी मार्च भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्च किया गया है, जो यानी कि जो लोग पैदल चले हैं वो कहाँ तक चले हैं, डांडी तक चले हैं। और कहाँ से चले हैं, साबरमती आश्रम से, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर सॉल्ट मार्च एंड डांडी मार्च, इसको हम कह सकते हैं, ये स्टार्ट हुआ। एंड गांधी जी यहाँ पे इस तरह से पहुँचे, और पहुँचकर उन्होंने जो है यहाँ पर सॉल्ट को बनाया। अब आपको भी पता है कि नमक हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वो समुद्र का जो सी का जो वाटर होता है, उस वाटर में क्या है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अगर उस वाटर को हम इवेपोरेट कर दें, ठीक है, धूप में अगर रख दें कुछ जगह को, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने जो है उसको जो आपका सी वाटर है उसको इवेपोरेट करके वहाँ से जो है सॉल्ट को गेन किया, ठीक है। देन यहाँ पर क्या हुआ कि अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम में अगर लिखने हुए तो आप इसमें से लिख सकते हैं। गांधी जी स्टार्टेड हिज सॉल्ट मार्च विथ हिज 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, ठीक है, 78 लोग थे उनके साथ में। यहाँ पर जैसे कि आपने डायग्राम में भी अभी देखा बहुत सारे लोग थे, वो टोटल 78 थे, ठीक है, उनमें बहुत सारी फीमेल्स भी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी ने 78 वॉलंटियर्स के साथ में स्टार्ट किया था ये मार्च, कहाँ से, साबरमती आश्रम से कहाँ तक, यहाँ पर डांडी तक, ठीक है। तो ये कितने मतलब डिस्टेंस कितने थी यहाँ पर, वो थी 240 मील्स, ठीक है। 240 माइल्स स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड इन कोस्टल टाउन डांडी। इट टुक देम 24 डेज, 24 डेज़ के लिए था, 240 माइल्स तक था, और 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स को लेकर चले थे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स याद करिएगा। देन यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो वो स्टार्टिंग 78 से किए थे, ठीक है, उतने लोग थे, लेकिन फिर उनको देख करके धीरे 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 बहुत सारे लोग जो है उनके चारों ओर वो भी चलने लगे साथ में, ठीक है, जितने भी गांव के लोग हैं, क्योंकि वो क्या है पैदल चल रहे थे, तो उनके पीछे पीछे सभी औरतें जितनी भी थी, मैक्सिमम तो जो है लेडीज़ थी, वो उनको ज़्यादा प्रेफर करती थी, तो वो जो है उनके पीछे पीछे चली गई, वो भी साथ में जो है यहाँ पे सॉल्ट मार्च को वो भी करने लगी। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर टू लिसन टू हिम whenever he went and he made people understand his meaning of स्वराज, ठीक है, लोगों को इस स्वराज का मतलब बता रहे थे वो, and persuaded people to disobey British। तो on 6 अप्रैल 1930 he reached Dandi and violated a law by making salt, ठीक है, इस तरह से उन्होंने जो है सॉल्ट के लॉ को बनाया, और जो है वो 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच गए।
मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट बाय बॉइलिंग वाटर, ठीक है। वाटर को बॉयल करके भी जो है सॉल्ट को बनाया जा सकता है, बिकॉज वाटर को जितना बॉयल करेंगे उतना ही वो इवेपोरेट होगा, देन वहाँ पर जो है आपको सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वाटर को जो है बॉयल करके भी जो है सॉल्ट को गेन किया जा सकता है, और वैसे इन्होंने किया भी। सो दिस डांडी मार्च स्टार्टेड CDM। तो इस तरह से जो है ये जो डांडी मार्च है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करता है। तो अगर आपसे बोले तो ये जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, डांडी मार्च का एक बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट जो है वो पहलू है, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पर जो CDM है और NCM है, इनके बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दोनों ही मूवमेंट्स हैं और दोनों ही गांधी जी ने किए थे। लेकिन कब हुआ, क्या रीज़न था, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट्स किए थे, और क्यों, किस वजह से इन्होंने जो है ये दोनों मूवमेंट्स को विड्रॉ किया गांधी जी ने, यानी वापस ले लिया, ये सारे पॉइंट्स आपको अब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो द डिफरेंस बिटवीन NCM एंड CDM, ठीक है। NCM और CDM हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखिए, NCM जो है वो 1921 में स्टार्ट हुआ था, एंड जो CDM है वो 1930 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जो है NCM के स्टार्ट होने का कॉज क्या है, क्या रीज़न है यहाँ पे, द बेसिक कॉज बिहाइंड द मूवमेंट, यहाँ पर मेन रीज़न है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, एंड मेजरमेंट एंड मिसट्रीटमेंट ऑफ खलीफा, ठीक है। आपने देखा था खलीफा के साथ किस तरह से जो है मिसट्रीट किया जाता, उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा था। देन यहाँ पर जो है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला इंसिडेंट हुआ। ये सारे जो है पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर NCM को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देन फिर उसके बाद जो है NCM को भी जो है गांधी जी ने वापस ले लिया था। फिर उसके बाद जो है CDM आया। CDM को स्टार्ट करने का मेन यहाँ पर कॉज क्या है, द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 29, फेलर ऑफ साइमन कमीशन एंड रिजेक्टेड ऑफ गांधी जी's 11 डिमांड। अभी जस्ट आपने ये चीज़ पढ़ा भी कि CDM स्टार्ट कैसे हुआ था, कि गांधी जी के जो 11 डिमांड्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको मतलब कि एकदम देखा ही नहीं गया, इग्नोर कर दिया। तब गांधी जी ने कहा कि अब बर्दाश्त नहीं होता, अब हमें जो है अपना मूवमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। और दूसरा भी रीज़न है कि साइमन कमीशन आया था और वो फेल हो गया। देन यहाँ पर ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो इसका रीज़न है CDM को स्टार्ट करने का, ठीक है। देन यहाँ पर आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि इसमें जो है NCM में मुस्लिम का पार्टिसिपेशन एंड CDM में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन। ये आपको देखना है कि जो यहाँ पे NCM है, ड्यू टू खलीफा इशू मुस्लिम कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। खलीफा को जो है वहाँ पर क्या किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपको पता है गांधी जी ये रीज़न देख भी रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कब हिंदू और मुस्लिम को एक किया जाए, तब उनको जो है यहाँ पर जो है जो खिलाफत जो मूवमेंट है वो मिल गया। तो इस तरह से जहाँ पर जो है मुस्लिम्स ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया था NCM में। लेकिन यहाँ पर जो CDM है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, फ्रॉम द मिड 1920s, ठीक है, 1920 के मिड तक आते आते द कांग्रेस केम टू बी more visible associated with openly Hindu religion nationalist group, so Muslims did not participate in the movement on large scale। यहाँ पर क्या हुआ कि 1920 के मिड तक आते आते यहाँ पर जो मैक्सिमम जो कांग्रेस है वहाँ पर ज़्यादातर हिंदू के रिलीजन्स थे, और वहाँ पर जो है जो बड़े बड़े जो यहाँ पे क्या थे कि जो हिंदू के जो थे, जैसे कि होते हैं जिनके पास पावर्स होते हैं, उनके अंडर में कांग्रेस थे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे उसमें बहुत ही कम उसमें थे, और इस वजह से यहाँ पर जो है इस CDM मूवमेंट में जिस हिसाब से NCM मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था मुस्लिम्स ने, उस हिसाब से इसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया था, ठीक है। देन यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा डिफरेंस में कि पार्टिसिपेटर्स ऑफ NCM एंड CDM। यहाँ पर अभी तो सिर्फ मुस्लिम का आपने पार्टिसिपेंट्स देखा था कि किस तरह से NCM में जो है ज़्यादा थे और CDM में कम पार्टिसिपेट किए थे। देन आपको यहाँ पर ये भी जानना है कि NCM में कौन कौन से लोग थे जो पार्टिसिपेट किए थे एंड CDM में कौन कौन से लोग थे। तो यहाँ NCM में क्या था
कि इन द सिटीज़ द मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, मिडिल क्लास वालों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था एनसीएम में। तो इसके बाद क्या हुआ कि इन द कंट्री साइड पीजेंट्स लॉन्च द मूवमेंट against the तालुकदार्स लैंड लॉस, whereas in the plantation मीन्स असम में पीपल लॉन्च द मूवमेंट अगेंस्ट स्टेट ओनर्स एंड फाउट अगेंस्ट एन इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। यहाँ पर जो है जैसे कि जो मिडिल क्लास वाले थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया था एनसीएम में। देन आपने देखा था कि किस तरह से जो भी पीजेंट्स थे जो तालुकदार्स और लैंड लॉर्ड्स के अगेंस्ट थे उन्होंने भी जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था एनसीएम में। आपने देखा था कि असम में जो है वहाँ पर आपके जो है वहाँ अवध में जो थे आपके, ठीक है, बाबा रामचंद्र सन्यासी थे एंड असम में आपके आलूरी सीताराम थे। यहाँ पर जो है ये सब जो है एनसीएम में पार्टिसिपेट किए थे। बट जो सीडीएम है इसमें क्या हुआ, इन द सिटीज़ द मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय बिजनेसमैन बिकॉज दे वर हार्ड हिट बाय द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। यहाँ पर जो है इसमें उल्टा हो गया। सीडीएम में जो है मैक्सिमम यहाँ पर जो है शहरों के जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। क्यों किया? क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है डिप्रेशन में आ चुके थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो इन बिजनेसमैन्स के जो भी सामान है उनको जो थे वो ख़रीदते ही नहीं थे, और साथ ही इनका जो मतलब कि जो एक्सपोर्ट है वो नहीं हो रहा था। तो इस वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे। एंड जो कंट्री साइड में लोग थे, जो शहरों के अलावा लोग थे, उन लोगों ने क्या किया था, रिच पेजेंट्स कम्युनिटीज़ एक्टिविटी पार्टिसिपेटेड। तो जो रिच पेजेंट्स थे, जो अमीर पेजेंट्स थे, किसान थे, उन लोगों ने इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। तो आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंस बहुत है एनसीएम एंड सीडीएम में। देन यहाँ पे लास्ट आपका पॉइंट है कि विड्रॉल होने का क्या रीज़न है, गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया ये दोनों मूवमेंट। तो इसका एनसीएम का रीज़न है कि मूवमेंट इसलिए वापस लिए बिकॉज द मूवमेंट वाज विड्रॉन बाय गांधी जी इन 1929 ड्यू टू अ वायलेंट इंसिडेंट एट चौरी चौरा इन विच 22 पुलिसमैन वर किल्ड। ठीक है, यहाँ पर जो थे गांधी जी जो है 1929 में जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था तो उससे दुखी होकर के उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। कहा इन्होंने कि हमने जो है नॉन वायलेंस के लिए कहा और आप जो है वायलेंस कर रहे हैं, आपने 22 पुलिस वालों को जो है वो मार दिया, तो यहाँ पर तो वायलेंस हो गया। ठीक है, नॉन वायलेंस का कोई काम ही नहीं रह गया यहाँ पे, तो उन्होंने वापस ले लिया। देन यहाँ पे सीडीएम को क्या हुआ कि द मूवमेंट वॉज विड्रॉन इन 5 मार्च 1931 व्हेन गांधी जी साइंड इरविन पैक्ट। यहाँ पर गांधी जी ने जो है ना इरविन पैक्ट को साइन किया था, तो फिर उसके बाद उसमें ऐसा कहा गया था कि आप जो है इस सीडीएम मूवमेंट को वापस ले लीजिए, तब हम आपकी बातों को मानेंगे, ऐसा लॉर्ड इरविन ने कहा था। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी ने जो है इस तरह से इसको वापस ले लिया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन सीडीएम। ठीक है, सीडीएम पर ब्रिटिशर्स के क्या रिएक्शंस है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर्स लाइक अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी एक्सेट्रा। यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे अब वो क्या है कि सीडीएम के अगेंस्ट में जाएंगे ही। ठीक है, अभी यहाँ पर मूवमेंट वापस नहीं लिया गया, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, सॉल्ट मार्च स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स क्या हो गए, बौखला गए, गुस्से में आ गए कि आपकी इतनी हिम्मत, मेरे रहते हुए आप जो है हमारे सॉल्ट टैक्स को पे नहीं करेंगे। तो अब वो जो है उन्होंने जो है गिरफ्तार सबको जो है क्या करने लगे, वो अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिए ब्रिटिशर्स। जैसे कि बड़े बड़े लीडर्स को, जैसे कि अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी जी। अब जब महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लेंगे तो जो उनके अंडर में जितने सारे लीडर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि जो मेन चेन है उसी को ही तोड़ दी गई, तो फिर आगे कहाँ से चेन बढ़ पाएगी। एज अ रिजल्ट पीपुल वर मोर वायलेंट। ठीक है, इसके कारण जो है लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि आपने हमारे लीडर को अरेस्ट कर लिया। एंड स्टार्टेड अटैकिंग ऑन पीपल स्टेशन एंड पुलिस स्टेशन, ऑन रेलवे स्टेशन, लॉ कोर्ट्स। और लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या करने लगे, अटैक्स करने लगे, जैसे पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, लॉ कोर्ट्स वगैरह में। ठीक है,
In return, government to started attack not only on the adult people involved the movements but even children. अब यहाँ तक कि लोगों ने, जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिशर्स है, उन्होंने सिर्फ केवल एडल्ट पीपल को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी वो अत्याचार करने लगे, अटैक करने लगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, लगभग 1 लाख लोग जो है वो अरेस्ट हो गए यहाँ पे। वंस अगेन इन दिस सिचुएशन महात्मा गांधी जी क्लोज द मूवमेंट एंड साइंड अ पैक्ट विथ इरविन ऑन 5 मार्च 1931। अब इतना ज़्यादा जो है ये यहाँ पर फिर से वायलेंस को देख करके गांधी जी ने वापस से 5 मार्च 1931 को सीडीएम वापस ले लिया। अब आप ये चीज़ माइंड में हो रही होगी आपके, गांधी जी जो है हमेशा सारे मूवमेंट्स को वापस ही ले लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि हर काम जो है नॉन वायलेंस से हो, अहिंसा से हो, लेकिन हर जगह जो है वायलेंस हो जा रहा है, तो उनको मजबूरी में जो है अपने मूवमेंट्स को वापस लेने पड़ रहे थे। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। ठीक है, अब लोगों ने जो है इस मूवमेंट को किस तरीके से लिया। जैसे आपने देखा था एनसीएम को, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में आपने देखा था कि लोगों ने अपने अलग अलग तरीक़ों से उसको सोचा। ठीक है, पीजेंट्स के लोग जो है कुछ और सोच रहे थे, प्लांटेशन वर्कर्स सोच रहे थे कि वो वहाँ पर जो है स्वराज का मतलब है कि अपने घर जाना, ठीक है, काम को छोड़ देना। और पीजेंट्स लोग जो सोच रहे थे कि मारपीट करना। तो सबके अपने जो है थिंकिंग थी। वही चीज़ यहाँ भी होगा सीडीएम में भी, कि जो है लोगों की अपनी अलग अलग जो है क्या होंगी, थिंकिंग होगी, और कौन कौन से लोग होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे इस सीडीएम मूवमेंट में। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मेनली यहाँ पर देखा जाए तो रिच पेजेंट्स, पुअर पेजेंट्स, बिजनेस क्लास एंड इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास वाले लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं रिच पेजेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंट्री साइड रिच पेजेंट्स कम्युनिटीज़ लाइक पट्टीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी वर वेरी एक्टिव इन सीडीएम। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि जो गुजरात और यूपी के, गुजरात के जो मतलब कि पट्टीदार्स थे और यूपी के जो जाट्स वगैरह थे, उन लोगों ने क्या किया, सीडीएम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठीक है, और बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स दे वर वेरी हार्डली हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फेलिंग प्राइस। यहाँ पर क्या थे कि ये जो पट्टीदार्स वगैरह थे ना, ये बहुत ज़्यादा क्या थे, मतलब कि परेशान थे, डिप्रेशन में थे। क्यों थे? क्योंकि इनका जो मतलब जो क्रॉप्स था, ठीक है, जो इनका जो फसल थी इनकी, वो क्या थी, मतलब कि जो है बहुत ज़्यादा उनकी प्राइस जो थी वो लो कर दिए गए थे। उनको उतने पैसे ही नहीं मिल रहे थे जितने उन्होंने उसमें लगाए थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ, एज देयर इनकम फेल, उनकी इनकम भी क्या होने लगी, फेल होने लगी। एंड दे फाउंड इट हार्ड टू पे द रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट डिड नॉट डिक्रीज द रेवेन्यू विच मेड देम अगेंस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब यही रीज़न हुआ कि अब गवर्नमेंट को वो अपने रेवेन्यू को जब पे नहीं कर पाएंगे तो वो कहेंगे कि हमारे रेवेन्यू को कम कीजिए, बट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, तो वो गवर्नमेंट के क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए। मीन्स वो सीडीएम मूवमेंट के क्या हो गए, साथ हो गए। ठीक है, सीडीएम मूवमेंट के साथ मिल करके ही तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट कौन है, ब्रिटिशर्स। ठीक है, दीज कम्युनिटीज इंथेस्टिकली सपोर्टेड सीडीएम। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटीज़ है वो उत्साहपूर्वक जो है इस सीडीएम को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, सीडीएम को। दे टुक पार्ट इन बाइकॉट प्रोग्राम एंड रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू। उन्होंने जो है बाइकॉट प्रोग्राम को जो है स्टार्ट कर दिया। अब हम जो है बाइकॉट करेंगे इन ब्रिटिशर्स के चीज़ों को, और जो है रेवेन्यू को हम पे नहीं करेंगे। फॉर देम fight for Swaraj was against high revenue. They were deeply disappointed when the CDM was called off in 1931 without the revenue rates being revised. 1931 में जब गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, ठीक है, सीडीएम मूवमेंट को, तो ये बहुत ही निराश हो गए। क्योंकि अभी जो है इन्होंने क्या किया था, सीडीएम का साथ देना स्टार्ट किया था। क्यों? ताकि इनका जो रेवेन्यू हो वो कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सुधार भी नहीं हो पाया उनके रेवेन्यू में, और उन्होंने वापस भी ले लिया। ठीक है, देन हम यहाँ पे देखेंगे पुअर पेजेंट्स ने क्या किया। पुअर पेजेंट्स यूज टू डू फार्मिंग ऑन द लैंड्स ऑफ रिच लैंडलॉर्ड्स एंड यूज टू गिव देम रेंट। ठीक है, जो
जो गरीब किसान थे वो क्या थे कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनके ज़मीन पर क्या करते थे, काम करते थे, ठीक है। और बट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन इट वाज हार्ड फॉर देम टू पे द रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक डिप्रेशन जब क्या है कि इनसे जो ऊपर के जो रिच पेजेंट्स हैं, जो अमीर किसान हैं, जब उनको दिक्कत होगी तो इनको तो होगी ही होगी, ठीक है। तो इनको क्या है, इनको भी इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ये रेवेन्यू को पे नहीं कर पाएंगे। सो दे डिमांडेड देयर अनपेड रेंट शुड बी एग्जेम्प्टेड। उन्होंने ऐसा डिमांड किया कि जो इनका जो अनपेड रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू उन्होंने मतलब जो रेंट्स हैं इनके, उसको क्या कर दिया जाए, उनमें कुछ छूट दे दी जाए, ठीक है। कुछ वहाँ पे जो है आप कुछ छूट दे दीजिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि उनको बट द कांग्रेस डिड नॉट pay much attention as did not want to have bad terms rich landlords, ठीक है। यहाँ पर क्या थे कि जो लेकिन जो कांग्रेस थे वो जो पुअर पेजेंट्स थे ना उनको जो है ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि जो कांग्रेस थे वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो रिच पेजेंट्स हैं, उनके अंडर में थे, ठीक है। तो वो ये पुअर पेजेंट्स को अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, तो इस वजह से वो उनसे दब के रहते थे और इनको ध्यान ही नहीं देते थे। और फिर बिजनेस क्लास वालों ने क्या किया, दे वांटेड पॉलिसीज दैट सपोर्टेड बिजनेस वाइल कॉलोनियल पॉलिसीज रिस्ट्रिक्टेड देयर बिजनेस एक्टिविटीज़। दे यहाँ पे क्या हुआ कि जो बिजनेस क्लास वाले थे उन्होंने भी क्या किया, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सीडीएम को। क्यों किया? क्योंकि जो उनके जो बिजनेस पॉलिसीज़ थी उनको जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट की जा रही थी, रोक दी जा रही थी, ठीक है। लोगों को जो बिजनेस क्लास वाले थे उनको अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उनकी चीज़ों को जो है लोग खरीदे, मतलब ब्रिटिशर्स खरीदते ही नहीं थे, उनको हर जगह रोक लगा दी जाती थी। तो वो उनको भी क्या है कि उनको भी सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए वो सीडीएम को जो है वो सपोर्ट करते हैं। दे वर नॉट इन फेवर इन इम्पोर्ट्स, ठीक है। वो इम्पोर्ट के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे, यानी वो नहीं चाहते थे कि यहाँ से चीज़ें जो है वो बाहर जाए, ठीक है। एज इम्पोर्ट्स फ्रॉम फॉरेन वुड अफेक्ट देयर बिजनेस निगेटिवली, और अगर इम्पोर्ट होगा तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ख़राब असर दिखेगा, नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा इनके ऊपर। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, IICC जो है इन्होंने फॉर्म करने की बात की इन 1920 में। एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। FICCI जो है 1927 में इन्होंने क्या किया, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और GD बिरला के अंडर में जो है इन्होंने क्या किया, इन दोनों जो है कांग्रेस का, यानी इन दोनों जो है इंडस्ट्रीज़ और कांग्रेस की इस टीम का क्या किया, यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेशन किया, ठीक है। किन्होंने किया, बिजनेस क्लास वालों ने। दे सपोर्टेड सीडीएम फाइनेंशियली, वो सीडीएम को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, यानी कि पैसे वगैरह भी जो भी दिक्कत होती थी वो इसमें देते थे। एंड रिफ्यूज़ टू बाय एंड सेल इम्पोर्टेड गुड्स, और ये बहुत उसके खिलाफ थे, जो इम्पोर्ट किए हुए सामान है उसको आप जो है मत खरीदिए, उसके क्या थे, ये अपोज में थे। तो बिजनेसमैन सॉ स्वराज as a time when trade and industries can flourish without any colonial restriction, ठीक है। बिजनेसमैन ने स्वराज को उस टाइम जो है इस रूप में देखा कि जब जो है उनका सब जगह क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था, लोग उनके सपोर्ट में नहीं थे, ब्रिटिशर्स, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास वालों ने सीडीएम को क्या किया, कैसे सपोर्ट किया, देखिए। ओनली सम वर्कर्स टुक पार्ट इन सीडीएम एक्सेप्ट नागपुर रीजन, ठीक है। केवल यहाँ पे कुछ ही लोगों ने जो है यहाँ पर जो वर्किंग क्लास वाले थे उन्होंने सीडीएम को सपोर्ट किया था, सिर्फ नागपुर रीजन को छोड़ के, यहाँ पे नागपुर रीजन में लोगों ने नहीं किया था। वंस हु टुक पार्ट adopted the ideas of गांधी जी's प्रोग्राम लाइक बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स एंड गुड, ठीक है। इन्होंने जो है ये गांधी जी के इस आइडिया को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट किया। कौन सा आइडिया, कि आप जो है अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स का क्या करिए, सपोर्ट ही मत कीजिए, यानी कि नॉन कोऑपरेट कीजिए उनके सामान को, उनके गुड्स को, उनके क्लॉथ्स वगैरह को, ठीक है। देयर ओन मूवमेंट वॉज अगेंस्ट लो वेजेस एंड बैड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। उनके खुद के जो मतलब मूवमेंट्स थे वो बहुत ही लो वेजेस के थे और उनकी कंडीशंस बहुत ही ख़राब थी। देयर वेर स्ट्राइकर्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्राइकर्स थे, जैसे रेलवे वर्कर्स और डॉक वर्कर्स वगैरह। इन 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन
छोटा नागपुर 10 माइन्स वोर गांधी जी इज कैप। ठीक है, यहाँ पर जो छोटा नागपुर के लोग थे उन्होंने गांधी जी को इतना सपोर्ट किया कि वो उनकी कैप्स को क्या करने लगे, वियर करने लगे, पहनने लगे। एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बाइकॉट कंपेनीज। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो गांधी जी के कैप्स को वियर करके लोगों ने ये शो करना चाहा कि हम आपके साथ हैं और हम भी जो है इनका बाइकॉट करते हैं, इन ब्रिटिशर्स का, उनके गुड्स का, उनके क्लॉथ्स वगैरह का, उनके सामानों का। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, और महिलाओं ने फीमेल्स में बहुत ज़्यादा साथ दिया था इसमें, तो ये चीज़ भी आपको जाननी ज़रूरी है। ड्यूरिंग दांडी मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट फ्रॉम देयर होम टू लिसन गांधी जी। गांधी जी को सुनकर बहुत सारी औरतों ने जो है दांडी मार्च में वहाँ पर क्या किया था, उनको सपोर्ट किया था। ये चीज़ आपको मैंने बताई भी कि बहुत सारी वुमेन्स जो थी वो उनको देख करके उनके साथ चल दी थी, वो भी वहाँ पर दांडी मार्च करने। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट सॉल्ट मार्च एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट। ठीक है, उन्होंने जो है सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया और सॉल्ट को मैन्युफैक्चर भी किया। मेनी वेंट टू जेल, बहुत सी ऐसे फीमेल्स थी वो तो जेल तक गई हैं। मूव्ड बाय गांधी जी कॉल, और वो इतना गांधी जी को मानती थी कि वो उनके एक इशारे पर ही जो है वो काम करने लगती थी। ठीक है, उनका जो है एक कॉल जो है उनको मूव करा देता था, यानी गांधी जी की सिर्फ एक बातें ही उनके लिए काफ़ी थी। बट यहाँ पे क्या है, कुछ लिमिट्स हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित्स एंड डिप्रेस्ड क्लास फियर ऑफ ऑफरिंग द कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदू। कांग्रेस जो थे वो दलित क्लास को दबाते थे। क्यों दबाते थे? यहाँ पर जो हाई क्लास जो कंजर्वेटिव हिंदूज हैं उनके डर की वजह से। ठीक है, वो क्या करते थे, कांग्रेस जो है ये दलित वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते थे, उनकी किसी भी बात को ध्यान नहीं देते थे। जैसे आपने अभी देखा पुअर पीजेंट्स के साथ हुआ था, वैसे ही फ्रॉम मिड 1920 कांग्रेस वॉज मोस्ट विजिबल एज हिंदू डोमिनेटिंग पार्टी बिकॉज दे जॉइंड हिंदू महासभा on Muslim started keeping away. मुस्लिम स्टार्टेड कीपिंग अवे। अब आप देख सकते हैं कि 1920 तक के मिड में आते आते जो कांग्रेस है उसमें मैक्सिमम जो थे वो हिंदू डोमिनेटिंग के पार्टी के लोग ही थे। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो थे इन्होंने हिंदू महासभा को ज्वाइन कर लिया था और उस टाइम पे उनके पास जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होती थी, जो भी मूवमेंट्स के लिए जो भी वहाँ पर क्या होता था पैसे वगैरह यूज़ किए जाते थे, वो ये जो हाई क्लास वाले थे वो पे कर देते थे। तो इस वजह से कांग्रेस जो है उनसे दबके रहते थे। एंड जो इसलिए क्या हुआ कि बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे वो कांग्रेस को छोड़कर जाने लगे। ठीक है, उससे हटने लगे। देन यहाँ पर जो है मुस्लिम्स ने खुद के लिए कहा कि हमको जो है अपना मतलब कि मान लीजिए गवर्नमेंट अगर चेंज भी हो रही है बट हमारे जो है खुद के नियम चेंज नहीं होने चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा कि आपने अपना कांग्रेस बना लिया और उसमें मैक्सिमम हिंदू हैं, तो हमें भी जो है अपना अलग से जो है एक अलग मतलब पॉलिटिक्स में जगह चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना डिमांडेड सेपरेट इलेक्ट्रेट फ्रॉम मुस्लिम्स एज ही फेयर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी वुड बी लॉस्ट अंडर डोमिनेटिंग हिंदू मेजॉरिटी। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर एक डिमांड किया, क्या कहा कि हमें जो है मुस्लिमों की एक अलग से पार्टी बनानी है, क्योंकि जैसे आप हिंदुओं की पार्टी है वैसे हम मुस्लिमों की भी एक पार्टी होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे जो भी यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में रहने वाले लोग हैं वो जो है इस मेजॉरिटी में हिंदू के लोगों से क्या है दब जाएंगे। ऐसा इनकी ये थिंकिंग थी जिन्ना की। ठीक है, Muslim League was stabilized in 1920. It gave a vital blow to united struggle. मुस्लिम लीग जो है वो स्टेबलाइज हुआ। ठीक है, यहाँ पर द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट नागपुर रीजन। ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्किंग वाले जो थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, किसमें, सीडीएम मूवमेंट में जो है नागपुर रीजन के लोगों को छोड़कर। ठीक है, बाकी लोगों ने जो है नहीं किया, सिर्फ नागपुर के लोगों ने किया यहाँ पर। देन यहाँ पर क्या हुआ कि एक पूना पैक्ट साइन हुआ सितंबर 1932 में।
क्या हुआ था यहाँ पे कि आप देख रहे हैं जैसे कि जो दलित वगैरह थे उनको जो है कांग्रेस जो है ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दे रहे थे, उनको इग्नोर कर रहे थे। देन यहाँ पे क्या हुआ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज नॉमिनेटेड एज अ लीडर ऑफ ऑप्रेस्ड क्लास फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है नॉमिनेट किए गए थे, ठीक है, वहाँ पर उनको चुना गया था एक लीडर के जैसे, एज अ लीडर के फॉर्म में उनको चुना गया था। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 3 बार हुआ था, ठीक है, 3 बार हुआ था, जिसमें तीनों बार भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ही क्लैश्ड विद गांधी जी डिमांडिंग सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर दलित्स। इन्होंने गांधी जी की इस डिमांड का जो है अपोजिशन किया कि गांधी जी चाह रहे थे कि जो है सब लोग एक साथ रहें, बट ये चाह रहे थे अंबेडकर जी कि इनका जो है क्या हो कि एक अलग से जो है पार्टी बने, किनकी, दलितों की, ठीक है, उनको इलेक्शन में जो है अलग से जो है एक जगह मिले, ठीक है। ब्रिटिश एक्सेप्टेड अंबेडकर डिमांड, गांधी जी बिगिन फास्ट on to that he believed that separate electorate for Dalits would the process of integration of society will slow down, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी कह रहे थे कि अगर आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, लोगों को अलग अलग कर दिया यहाँ पे, ठीक है, दलित्स को अलग कर लिया, तो जो मेरा कहना है कि लोगों को एक साथ मिलाना, यूनाइट करना उनको, तो ये कैसे हो पाएगा। गांधी जी तो इसका बिल्कुल खिलाफ होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों में क्या हो, पार्टिसिपेशन हो जाए, वो चाहते हैं कि सब एक हो जाए और सब मिल जाए, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो गया, तो इस होना चाह रहे थे ये, तो इस वजह से गांधी जी जो है वो अनशन पर बैठ गए, ठीक है, वहाँ पर जो है वो अनशन पर बैठ गए। देन यहाँ पर क्या हुआ कि पूना पैक्ट वॉज साइंड इन सितंबर 1932। तो गांधी जी की इस कंडीशन को देख करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या हुआ कि 1932 में जो है पूना पैक्ट को साइन किया था। इसमें क्या हुआ था कि जो दलित थे उनकी कोई अलग से पार्टी तो नहीं बनेगी, बट दलितों के लिए, जैसे आपको पता है आजकल जो मतलब SC STs वगैरह के लिए क्या है, एक अलग से क्या है, मतलब शीट जो है वो फिक्स कर दी गई, ठीक है। कोई अलग से पार्टी तो नहीं है, बिकॉज क्योंकि सभी सेम है, सभी क्या है, एकता में बंधे हैं, और होना भी चाहिए, लेकिन उनको क्या है अलग से एक जो है पार्टी में मतलब कि उनके लिए सीट फिक्स कर दी गई कि ठीक है, इतनी सीट्स जो है वो सिर्फ केवल इनके लिए है। इट गेव डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास उसे कहते हैं जिसे आजकल हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, लेटर टू नोन एज अ शेड्यूल्ड कास्ट, रिजर्व्ड सीट इन प्रोविंशियल, ठीक है, एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर टू वोट बाय जनरल इलेक्टोरेट, ठीक है, उनके लिए एक अलग से सीट तो फिक्स कर दी गई, लेकिन नॉर्मली जैसे हम सभी वोट करते हैं वो भी वोट करेंगे, सभी लोग वोट करेंगे, ऐसा उस टाइम की ये बातें कही गई थी गांधी जी के द्वारा, कि उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो अलग से कहीं से कुछ होगा, अब सभी एक बराबर है, सभी के लिए एक ही जो है वोट का सिस्टम होगा, ठीक है, वोटिंग सिस्टम सबके लिए सेम होगा। तो इस तरह से जो है 1932 में पूना पैक्ट को साइन किया गया गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर के थ्रू। देन यहाँ पे क्या हुआ कि लास्ट आपका यहाँ पे आपका जो है पॉइंट है कि द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो जैसे कि क्या हुआ कि अभी आपने जो है प्रीवियस वाले चैप्टर में देखा होगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, कि जो वहाँ पर जो है लास्ट में जो है सबके अंदर यहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए, यानी कि एक शो करने के लिए वहाँ पे जो है एलेगरी का यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर भी जो है इंडिया के लोगों को भी क्या है एक सूत्र में, मतलब एक तरह से यूनाइट करने के लिए यहाँ पर भी क्या है कि चीज़ों को जो है एक साथ बांधना भी ज़रूरी है, दिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो आपको इसमें ये पता चलेगा कि क्या क्या रीजंस है जो इंडिया के लोगों को जो है वो क्या करती है, मतलब कि एक करती है, ठीक है। तो यहाँ पे है सबसे पहला, नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, ठीक है। नेशनलिज्म ये बताता है लोगों से कि आप सभी क्या है, एक ही देश के, एक ही नेशन के क्या है, हिस्से हैं, ठीक है, कोई अलग नहीं है, सभी समान है। व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि उन्होंने जो है एक साथ बांधने के लिए एक यहाँ पर एक मतलब कि यूनिटी बनानी ज़रूरी है। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्शली
partially through the experience of united struggle, but there were also a variety of culture processes through which nationalism capture people's imagination. ठीक है, नेशनलिज्म जो है वो पीपल्स जो है वो कुछ एक इमेजिन कर सके कि ये जो है हमारा सेंस है कि एक नेशन को ऐसे डिनोट करना चाहिए. हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. जैसे कि लोगों ने जो है हिस्ट्री को समझा. ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने पुरानी जो है जैसे कि फोकलोर्स वगैरह जो नहीं होते हैं, जैसे कि देशभक्ति जो गाने होते हैं और कुछ सॉन्ग्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इनको क्या करने के लिए, इनको यूनिटी में बांधने के लिए, बाइंड करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखा था कि द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन एज यू सी चैप्टर 1 इज मोस्ट ऑफन सिम्बोलाइज इन अ फिगर और इमेज. जैसे कि आपने देखा, ये दिस इज द फिगर ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एंड आप देख रहे हैं कि ये जो लिबर्टी का फिगर है, ये जो है ये क्या करती है, ये शो करती है कि क्या है यहाँ पर मतलब कि सभी जो है जो है एकता में बंधे हैं. ठीक है, इस कंट्री के लोग. तो वही चीज़ हमारे इंडिया में भी है. इंडिया में क्या है, भारत माता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन. ठीक है, ये जो है इमेजिन करना एज अ नेशन को. ठीक है, तो ये इसलिए किया जाता है ताकि जो है हम अपने नेशन को इस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे नेशन में जो है एकता का सूत्र जो है इससे बंधा हुआ है. ठीक है, it was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. 1920 यानी 20th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे क्या हुआ कि जो है भारत माता का जो है एक फिगर बनाया गया, और ये बनाया किसके गया मतलब थ्रू गया था. द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले जो है भारत माता की इमेज को बनाया था. फिर उसके बाद इन 1980s ही रोट वंदे मातरम एज अ हाइमन ऑफ द लैंड. आपको पता है कि जो वंदे मातरम जो आप गाते हैं वो 1870s में जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था. ठीक है, तो ये भी क्या है आपको पता है, ये नेशनल सॉन्ग है हमारा. इट वाज इंक्लूड इन हिज नोवेल आनंद नाथ एंड वाइडली सॉन्ग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल. ठीक है, बाद में फिर जो है इनके एक मतलब नॉवेल है आनंद नाथ, उसमें जो है इसको इंक्लूड कर दिया गया था. किसको, ये जो इन्होंने बनाया वंदे मातरम को. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सॉन्ग है ये लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट कर लेता है. तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ द फिगर ऑफ भारत माता. ठीक है, इनको देखते ही आपके अंदर देशभक्ति की भावना जो है वो आ जाती होगी, क्योंकि ये हमारे जो है सिंबल है हमारे इंडिया की. ठीक है, इन्हीं की वजह से तो हमें लगता है कि हम इंडियंस जो है वो एक हैं. ठीक है, The moved by the Swadeshi movement, Abindranath Tagore painted his famous image of भारत माता. फिर यहाँ पे क्या हुआ कि अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक बहुत ही अच्छी सी फेमस यहाँ पर इमेज बनाई, और उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये जो है बहुत ही शांत है. ठीक है, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल है. ठीक है, यहाँ पर जो है इन्होंने भारत माता की एक इस तरह की इमेज बनाई. किसने, अबिंद्रनाथ टैगोर ने. देन यहाँ पे क्या हुआ, आइडियाज of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. ठीक है, जो यहाँ पे जो इंडियन जो फोकलोर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे देशभक्ति जो गाने हैं वो लोगों को क्या करते हैं, उनके अंदर जो है नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करते हैं, देशभक्ति की भावना को जगाते हैं. आपको पता है जैसे ही देशभक्ति गाना बजता है तो सभी इंडियंस के अंदर जो है एक अजीब सी जो है मतलब कि खुशी होती है. ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है ये फोकलोर्स वगैरह जो है वो क्या करते हैं, यूनिटी में बाइंड्स करते हैं इंडियंस को. एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर एज सच आइकन्स, symbols is unifying people and inspiring them
फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो इस तरह के जो भी आइकन्स हैं, जो भी सिंबल्स हैं, ये सभी लोगों को क्या है एक दूसरे मतलब कि आपस में यूनिफाइंग करने के लिए जो है इंस्पायर करते हैं इंडियंस को। ठीक है, और इसके अलावा भी आप जानते हैं कि जो है हमारे इंडिया का जो है क्या है एक फ्लैग है। ठीक है, ट्राई कलर का, वो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले उसको डिज़ाइन किया था, मतलब डिज़ाइन नहीं किया था, मतलब उन्होंने जो है ऐसा सोचा था, बनाया था, और उनके बीच में उन्होंने जो है उनकी जो चरखा है उसको उसमें डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने देखा कि जो हमारी इंडिया में जो है नेशनलिज्म कैसे आया, लोगों ने कितना मूवमेंट्स किया, तब जाकर जो है हम इंडियंस को जो है मतलब कि इंडिपेंडेंस अचीव हुआ। अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने चाहिए थे, बट आपके चैप्टर में जितना है आपको उतना जानना ज़रूरी था, और मैंने उतना आपको बताया। तो आपको जो है इतना अगर पता चल गया तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जो है समझ में आ भी गया होगा, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पॉज करके भी वीडियो को आप नोट्स बना सकते हैं। देन आपको जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो, कुछ और भी बातें जाननी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू बोल सकते हैं, मैं आपको उसके नॉलेज को दे सकती हूँ। ठीक है, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।